आजम नज़ीर तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आजम नज़ीर तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने के लिए। अहम फैसला था, 5 तारीख को फैसला महफूज किया गया, आज ये सुना दिया गया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? जी, बड़ा खुशाइंद फैसला है और मैं समझता हूँ कि एक जो गैर नाइंसाफ़ी हुई थी उसका तदारुक हुआ है। और उन्होंने जो अपना अर्लियर डिसीजन था समीउल्लाह बलोच का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी तशरीह कर दी जिसका आईनी शिकों से कोई ताल्लुक इसलिए नहीं था कि जो आईने पाकिस्तान में क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस जो हैं इलेक्शन में हिस्सा लेने की, उनमें कहीं पे ये नहीं है कि वो ताहयात नाअहल कर दिया जाए किसी को। वहां पे टाइम मुकर्रर किए गए हैं या उस इलेक्शन की हद तक है या जो मैक्सिमम पीरियड है वो 5 इयर्स का है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा हेयरिंग में चीफ जस्टिस साहब ने और दीगर जज साहबान ने ये अटॉर्नी जनरल से भी पूछा, जो अदालती मुआवनीन थे उनसे भी पूछा। उन्होंने कहा कि ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि आप संगीन तरीन जराइम में अगर आपको सजा हुई है, कत्ल में, इंसदाद दहशतगर्दी में, स्टेट के खिलाफ ऑफेंसेस में, तो आप 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने इंतखाबी गोशवारों में कोई कमी बेशी की है तो एक समझ तो आई कि आपको उस इंतखाब से बाहर कर दिया जाए, लेकिन ये ताहयात नाअहली की समझ नहीं आई कि आपके लिए तौबा के दरवाजे ही बंद कर दिए गए। इवन को अपनी इस्लाह करना चाहे वो भी नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि एक तो इसकी टाइमिंग बड़ी ठीक है, क्योंकि ये आने वाले इंतखाबात में ये कन्फ्यूजन रहती और मुख्तलिफ रिटर्निंग ऑफिसर्स, ये देखिए ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन का केस नहीं था, दर्जनों और भी पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इससे मुतासर हुए थे समीउल्लाह बलोच जजमेंट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इब्हाम दूर किया है, जो इब्हाम उन्होंने खुद पैदा किया था वो दूर करके उस नाइंसाफी का खात्मा किया, और ये बड़ी खुशाइंद बात है। इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस है वो और ज्यादा मजबूत हुई है और इस जजमेंट को एक अच्छी जजमेंट के तौर पे याद रखा जाएगा। ठीक, अच्छा तारड़ साहब, अगर आप हमारे साथ ये शेयर करेंगे बेसिकली 62 और 63 का इशू था क्या, क्योंकि ये एक क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि 62 और 63 क्या अलग अलग हैं या इकट्ठे हैं, और अगर ये अलग-अलग हैं तो फिर इकट्ठे इनको कैसे किया गया, ये बेसिक नुक्ता था क्या? देखिए, ये तो जो समीउल्लाह बलोच की जजमेंट है और जिसके ऊपर 7 मेंबर लार्जर बेंच बनाया गया, इस पे सिर्फ 2 चीजों के ऊपर उन्होंने, जो आपने देखा होगा कि जिससे उन्होंने नोट तहरीर किया और इसको रेफर किया 3 मेंबर बेंच ने 7 मेंबर बेंच की तरफ। उन्होंने एक तो कहा कि जो 62(1)(f) की तशरीह की गई है समीउल्लाह बलोच में, आया वो जो बुनियादी आईनी हकूक दिए गए हैं और जो स्कीम ऑफ लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन में वो उससे मुताबिकत रखती है कि नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो पार्लियामान ने कानून साजी के जरिए सेक्शन 232 इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की है, आया वो तरमीम आने के बाद समीउल्लाह बलोच की जो जजमेंट थी वो मौसर रहेगी या नहीं रहेगी, और ये दोनों चीजें इकट्ठी को एग्जिस्ट कर सकती हैं या नहीं। दौरान समाअत अदालत ने जरूर ये एक हवाले से उन्होंने अच्छा कहा कि उन्होंने कहा कि क्योंकि ये 185(3) की प्रोसीडिंग्स हैं और क्योंकि लॉ जो है वो किसी फरीक ने बशमूल जो आजकल शोर मचाएंगे लोग के जी किस टाइम पे आ गई जजमेंट, किसी ने भी इस लॉ को चैलेंज नहीं किया। तो बेहतर ये है, और ये मेरे ख्याल में कुछ वकला ने बशमूल मखदूम अली खान साहब ने, उन्होंने ये सजेस्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी यही बात की, सदर पेश हुए थे उनके शहजाद शौकत साहब हेयरिंग के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि आप अपने फैसले को जरूर रिविजिट करें, उसको एग्जामिन करें, और वो जो उस फैसले के बारे में जो तनकीद होती है या जो उसने जो इब्हाम पैदा किए थे वो खत्म करें, क्योंकि आइन बड़ा वाजे है और आइन में बुनियादी हकूक में से एक हक जो है वो इलेक्शन लड़ना भी है। तो आप ऐसी तशरीह कर रहे हैं जिसके जरिए आप लोगों का इंतखाबात में हिस्सा लेने पे ताहयात पाबंदी लगा रहे हैं। तो ये एक अच्छा खुशाइंद फैसला है, इसने दुरुस्त कर दी वो गलती जो कि सुप्रीम कोर्ट से हुई, और ये पहली दफा नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले रिव्यू भी करती है और अपने फैसले रिविजिट भी करती है। आजम नज़ीर तारड़ साहब, जिस तरह अभी आपने 232 की बात की, तो वही जो चीफ जो जज साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि 5 जेंटलमैन की दानिश 326 की पार्लियामेंट पर कैसे गालिब आ सकती है, पार्लियामेंट के फैसले को हकारत की निगाह से ना देखा जाए, यानी कि उन्होंने भी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की। जी बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूँ कि पिछले केस में भी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, उन्होंने अपनी अना का मसला नहीं बनाया, और उन्होंने जब फुल कोर्ट बैठी तो मेजॉरिटी डिसीजन के साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो लेजिस्लेशन थी उस एक्ट की, उसको अप्रूव किया, अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने।
اس معاملے میں بھی انہوں نے میرے خیال میں، کیونکہ ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں صرف اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، نہ میں نے پڑھا ہے نہ آپ نے پڑھا ہے، جی بہتر ہے کہ اس پہ اس سے زیادہ میں کمنٹ نہ کروں. میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیونکہ 232 چیلنج نہیں تھا ہوا، کسی فریق نے اسے چیلنج نہیں کیا، اور یہ پروسیڈنگز جو تھی یہ ایپلیٹ جورسڈکشن میں تھی سپریم کورٹ کی، اوریجنل جورسڈکشن میں نہیں تھی. یہ آرٹیکل 185 کے تحت ہو رہی تھی، یہ وہ کیسرانی والے کیس میں. تو اس وجہ سے میرے خیال میں سپریم کورٹ نے جو پارلیمان کا اختیار قانون بنانے کا، یا 232 میں جو امینڈمنٹ ہے، اور آیا وہ امینڈمنٹ ود ان دا پیرامیٹرز آف لا اور کانسٹیٹیوشن تھی کہ نہیں تھی، یہ شاید ان سوالوں کے جواب دینے سے اعتراض کیا ہو. لیکن میں پھر کہوں گا آپ سے کہ جب تک فیصلہ پڑھ نہ لیا جائے اس پہ زیادہ ڈیبیٹ نہ ہو. البتہ میری ذاتی رائے میں بہت کلیئر ہوں کہ پارلیمان کا یہ اختیار ہے کہ وہ ایسے معاملے میں قانون سازی کرے جہاں پہ کسی عدالتی فیصلے کی وجہ سے ابہام پیدا ہو جائے. وہ جو اسکیم آف لا دی گئی تھی اس کو ایکسپلین کر دیا گیا، کیوریٹو لیجسلیشن بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، ایکسپلینیٹری لیجسلیشن بھی. اور یہ پہلی دفعہ نہیں، پاکستان کی اپنی عدالتی تاریخ، پارلیمانی تاریخ میں اور دیگر جو جمہوری ممالک ہیں ان میں بھی اس طرح کی قانون سازی ہوتی آئی ہے. یہ کوئی اچنبے کی بات